Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Welcome to another daily news capsule. Today's daily news capsule includes first, पहला जो न्यूज़ है वो है फर्स्ट टाइम इन 42 मंथ्स कोर सेक्टर आउटपुट 10 अगस्त, ठीक है। तो कोर सेक्टर आउटपुट जो है आपको पता होगा, हम लोग बहुत बार कवर करते हैं इस चैनल डेली न्यूज़ के सेशन पे कि कोर सेक्टर का जो है रिपोर्ट जो है निकला है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो जो रिपोर्ट है वो निकला है। सो उसका जो है वो रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए हमें जानना होगा और बेसिक्स जो है उसको थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड करना होगा। नेक्स्ट न्यूज़ इज दादा साहेब फाल्के अवार्ड रिवॉर्ड फॉर मिथुन चक्रवर्ती वर्सेटैलिटी। तो इस साल का दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसीलिए वन लाइनर सीधे पूछा जा सकता है। जैसे पिछले साल वहीदा रहमान जी को मिला था, इस बार मिथुन चक्रवर्ती जी को जो है मिला है। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड इज एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह टेक्स ओवर एज द न्यू इंडियन एयरफोर्स चीफ। तो इंडियन एयरफोर्स के जो है चीफ जो है वो ही हैज बीन अपॉइंटेड, AP Singh has been appointed, Chief Air Marshal AP Singh has been appointed as the Chief of Army, the Chief of Air Force। तो उनको जो है अंडरस्टैंड करना होगा। ये सीधा पूछ सकता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है, तो ये सब पूछा जा सकता है, तो हम लोगों को ये आना होगा। एंड फोर्थ इज पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर जो है एक बहुत ब्रिलियंट सा एक पिक्चर आया है, वो भी हम लोग देखेंगे और पवित्रा क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। सो ये चारों इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज के। सो वी विल बिगिन, बट बिफोर बिगिनिंग आपको पता होगा कि हमारा जो है इस बार जो है RRB NTPC का जो है एक बहुत ब्रिलियंट सा एक भर्ती जो है आपको देखने को मिलेगा, जो ऑलमोस्ट 11,000 प्लस पोस्ट जो है वहां पर दिया गया है। सो हमारे अभित शिक्षा की तरफ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है, जहाँ पर हम यूट्यूब पे कुछ लाइव शेड्यूल जो है क्लासेस जो है वो हम लेकर आएंगे अप टिल 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर तक जो है हम लोग यूट्यूब पे जो है लाइव क्लासेस करेंगे और सिर्फ बेसिक्स नहीं, मतलब आपके जितने बेसिक्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि मैथमेटिक्स से शुरू होगा, फिर आपके रीजनिंग भी करेंगे, हम GS के क्लासेस भी करेंगे, हम स्टैटिक GK जो होता है वो भी करेंगे, फ्रॉम पॉलिटी टू ज्योग्राफी टू इकोनॉमिक्स टू हिस्ट्री, सब कुछ जो है हम कवर करेंगे एवरी डे। 3 आपके अक्टूबर से जो है वो शुरू होगा क्लासेस टिल 30 अक्टूबर, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चांस रहेगा टू अंडरस्टैंड द एग्जाम, और क्योंकि इतना बड़ा वैकेंसी आया है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम वो चांस को ग्रैब करें। सो ये बहुत एक अच्छा, आप जो है आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं, तो दिस वुड बी अ वेरी बिग स्टेप जो आप ले सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन फॉर RRB NTPC। सो ये कुछ लाइव शेड्यूल है, ये आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, हमारे यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड द अदर थिंग इज कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स है, जो चाहते हैं कि वो RRB NTPC का जो ये सेंट्रल लेवल का जो है एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, इन द फर्स्ट अटेम्प्ट में एकदम परफेक्ट रिजल्ट जो है लेकर आना चाहते हैं और एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, दे कैन जॉइन दिस एक्सटेंसिव कोर्स ब्रॉट टू यू बाय अभित शिक्षा, जिसमें हम लोग पेपर 1 को कवर कराएंगे कॉम्प्रिहेंसिवली, सब कुछ के साथ हम कवर करवाएंगे, सब कुछ मॉक वगैरह जितने टेस्ट है वो सब हम लोग यहाँ पे लगवाएंगे आपको। और ये एग्जाम कब से, ये जो क्लासेस है कब से शुरू होगा, 5 नवंबर से आपके क्लासेस शुरू होंगे। कहाँ पर? हमारे अभित शिक्षा के ऐप पर। सो आपको ऐप जो है उसको डाउनलोड करना होगा एंड आप जो है फिर हमारे सारे फीचर्स जो है देख सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन clear the examination in the first go and you can achieve the dream job that you want. So this is the big initiative that we have brought to you. So आपको जो है further information के लिए you can join the telegram channel and you can contact us on the number, ठीक है। हमारे नंबर पे जो है आप contact हमें कर सकते हैं। ऑलराइट, तो पहला न्यूज़ जो है उससे शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है कोर सेक्टर जो है आउटपुट, ये जो है अभी हमारे 42 महीने में फर्स्ट टाइम जो है थोड़ा हमारा जो है जो कोर सेक्टर का आउटपुट है वो हमें, तो उसमें हमें थोड़ी सी कमी देखने को मिली है, ठीक है। सो कोर सेक्टर जो है ये क्या हुआ कि 3 साढ़े 3 साल के बाद पहली बार जो है हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे जो कोर सेक्टर का आउटपुट है उसमें थोड़ा सा कमी हमें देखने को मिल रहा है। बाकी पहले जो था कुछ महीनों पहले तक हमारा जो कोर सेक्टर का जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा था। कोर सेक्टर क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग, देयर आर 3 सर्विसेज, ठीक है, प्राइमरी, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर, ठीक है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है ना, ये जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ये किसी भी कंट्री का एक बैकबोन के तरीके से काम करता है, ठीक है। कि मतलब आप जो है हमारे लिए वैसे हम तो प्राइमरी सोसाइटी है, प्राइमरी जो है
हमारा बेसिकली जो है 50% से ज़्यादा जनता जो है दे आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, बट मैन्युफैक्चरिंग जो है एक बैकबोन की तरह काम आता है, एक बैकबोन जो है वो प्रोवाइड कराता है मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर जो है। तो उसमें क्या, जैसे फर्टिलाइजर, कोल, पेट्रोलियम, ये सब जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री, ये सब क्या है, बैकबोन की तरह ही काम करता है, राइट। तो ये जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है ये हमारा कोर के रूप में काम करता है। तो इसमें इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत कुछ है, बट इसमें भी 8 जो है उसको हम कहते हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज कहते हैं, ठीक है, 8 कोर इंडस्ट्रीज, मतलब ये इन मैन्युफैक्चरिंग में भी कोर आते, उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का भी ये कोर पार्ट है। ये जो 8 इंडस्ट्री है ना, 40% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो है ये पोर्शन जो है बनाता है। बस ये 8 सेक्टर्स है जो 40% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो है हिस्सा बनाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज। और उसका जो है आउटपुट हम लोग चेक करते हैं हर महीने कि किस तरीके से हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत शो करता है। जैसे कि अगर सीमेंट जो है, अगर आप देखेंगे सीमेंट इंडस्ट्री में जो है वो एक आपको बूम देखने को मिल रहा है, मतलब सीमेंट इंडस्ट्री में अगर आप देखें कि आपको एक बूम देखने को मिल रहा है, लोग जो है सीमेंट जो है वो ज़्यादा देयर इज डिमांड इन दी मार्केट, तो ये क्या समझ में आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हो रहा है, इसीलिए सीमेंट मंगवा रहे होंगे। तो वो अगर सीमेंट इंडस्ट्री में अगर आपको राइज देखने को मिले, बूम देखने को मिले, दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन होता है। ये हम इक्विवेलेंट करते हैं कि हमारा इकोनॉमी जो है बहुत अच्छा है, बहुत साउंड है, बहुत स्ट्रांग है। तो उस तरीके से ये जो 8 कोर इंडस्ट्री है, ये हमें कहीं ना कहीं हमारा वो दिखाता है कि हम किस तरीके से, हमारा इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो ये मैन्युफैक्चरिंग मैंने बताया ना, अगर मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा सा अगर हम उसको देखें एज अ डायग्राम, तो उसमें भी 40% हिस्सा जो है ये 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है ये इम्प्लाई करता है, ठीक है। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है, इसका जो रिपोर्ट है ये हर महीने रिलीज होता है। कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIT, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। ये जो IIP है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये एक की इंडिकेटर होता है कि हम देखते हैं कि किस तरीके से IIP क्या बढ़ रहा है, क्या इंडेक्स क्या इंक्रीज हो रहा है या इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है। अगर इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है तो हमें पता चलता है कि आउटपुट थोड़ा कम है, इंडेक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम समझते हैं कि आउटपुट जो है वो थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमें जो दिखाता है, ये जो 8 कोर इंडस्ट्री है ना, ये जो 8 कोर इंडस्ट्री है, ये क्या करता है, अबव, मतलब इसका जो वेटेज है वो 40% से ज्यादा है, एंड दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हम इसका रेफरेंस क्या लेते हैं, 2011-12 का रेफरेंस जो है हम इसमें लेते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। और यहाँ पर हम जो डिटेल्स है मंथली बेसिस पे आता है, ठीक है। हर महीने हम देखते हैं कि क्या, जैसे अभी जो सीजन आने वाला है, जो फेस्टिव सीजन है, तो उसमें हमें एक शायद ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज पीपल जो है समझते हैं कि ऑस्पिशियस ओकेजन है तो हम घर खरीद सकते हैं या घर बनवा सकते हैं, तो हमें बूम देखने को मिल सकता है। लेकिन वो इसका उल्टा भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें दिखाता है कि मार्केट किस तरफ, किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या मार्केट थोड़ा स्लो है या फिर मार्केट में थोड़ा बूम टाइप हमें देखने को मिला। तो ये सब जो है हमें इस इंडेक्स से, जो IIP का जो इंडेक्स है, इससे हमें पता चलता है, ठीक है। जो IIP का जो इंडेक्स है, इससे हमें पता चलता है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूज इज मिथुन चक्रवर्ती टू गेट दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है। सो ये क्या है, हमारा जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो किनको दिया जाने वाला है, मिथुन चक्रवर्ती जी को जो है दिया जाने वाला है। तो ये जो है हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ योर आर्ट, ठीक है। आर्ट की फील्ड में जो है ये सबसे ज़्यादा जो है बहुत प्रोमिनेंट अवार्ड है। यहाँ पर क्या है कि मिथुन चक्रवर्ती जी जो है उनको ही हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द रेसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड ऑन मंडे, कल जो है अनाउंस किया गया है। तो ये हिज फर्स्ट मूवी वाज, इनका जो है मृगया जो है, ये इनका फर्स्ट मूवी था 1976 में, वो उनका फर्स्ट मूवी था। और यहाँ पर क्या है कि ही वुड बी गिवन द फर्स्ट हिज फर्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड, और उनको जो है अभी दिया जाने वाला है इन दिस ईयर ओनली, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, मृगया जो है उनका 1976 में फर्स्ट फिल्म था। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे मूवीज किए एंड बहुत वर्सेटाइल एक्टर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल एक्टर है, इसीलिए उनको जो है अवार्ड दिया जा रहा है। मतलब ही कुड बी फिट इन टू डिफरेंट रोल्स, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू डिस्को डांसर टू द कश्मीर फाइल्स, अगर आप लोगों ने देखी हो तो यू विल सी हिज परफॉर्मेंस इन एवरी सेक्टर, ठीक है। अगर कोई मतलब अगर बहुत ज़्यादा लाउड भी अगर मूवी है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा एक्शन फिल्म भी मूवी है, देन मिथुन दादा वॉज एबल टू fit on in that genre. Cut to Kashmir Files, a very dark, a very grim, a very real movie, तो उसमें भी वो फिट हो सकते हैं। So वेरी वर्सेटाइल एक्टर ही इज, सो उनको जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। ये एक चीज़ याद रखेंगे, 2023 में
वहीदा रहमान जी को दिया गया था, ठीक है, वहीदा रहमान। ये बहुत पूछा जा सकता है कि 2023 में किनको दिया गया, वहीदा रहमान जी, 2024 में किनको दिया गया, मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज इज एयर चीफ मार्शल AP सिंह टेक्स ओवर एज द एयरफोर्स चीफ। तो एयरफोर्स के जो चीफ है पहले जो थे वो VR चौधरी जी थे, ठीक है, VR चौधरी जी जो है वो रिटायर हो रहे। नाउ मिस्टर AP सिंह वुड बी द न्यू चीफ एयर मार्शल, ठीक है। एयर चीफ जो है वो ही वुड बी द एयर चीफ मार्शल फ्रॉम 2024, ठीक है। तो ही इज अपॉइंटेड एज द न्यू एयर चीफ मार्शल, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इनके बारे में। जो है एयर चीफ मार्शल AP सिंह टुक ओवर as the chief of air staff on Monday as the incumbent air chief marshal VR चौधरी retired from service। तो रिटायरमेंट VR चौधरी जी का हो गया, इसलिए न्यू जो है एयर चीफ मार्शल एस AP सिंह जी, ठीक है। इस एयर चीफ मार्शल सिंह was commissioned in the fighter stream of IAF on December 21st, 1984। He is qualified flying instructor and experimental test pilot with more than 5000 hours of flying experience। तो 1984 में जो है उन्होंने जो है ये फाइटर जो स्ट्रीम में है वहाँ पर उनको वो वहाँ पे चलाते थे। एंड ही इज ऑल्सो ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर एंड टेस्ट पायलट भी है, ठीक है। ही हैज कमांडेड एन ऑपरेशनल फाइटर स्क्वाड्रन एंड फ्रंटलाइन एयरबेस एज अ टेस्ट पायलट। ही ऑल्सो लेड MiG-29 upgrade project management team in Moscow, Russia। He was also the project director at the National Flight Test Center after flight testing the light air combat vehicle तेजस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो लाइट कॉम्बैट है, ठीक है, लाइट कॉम्बैट एयर व्हीकल जो है उसको हम क्या कहते हैं, तेजस कहते हैं, ठीक है। तेजस जो है ये तेजस को भी फ्लाई किए हैं एंड MiG-29 को भी इन्होंने फ्लाई किया है, ठीक है। ही सर्व्ड एज द एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एट सेंट्रल एयर कमांड बिफोर टेकिंग ओवर द वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ इन 2023। The Air Chief Marshal is a recipient of परम विशिष्ट सेवा मेडल एंड अति विशिष्ट सेवा मेडल जो है उनको दिया गया है, ठीक है। सो दीज आर हिज अचीवमेंट। बट आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, ही इज कौन है न्यू एयर चीफ मार्शल, ही इज मिस्टर AP सिंह, ये याद रखना है। 2023 के कौन थे, VR चौधरी जी थे। थर्ड क्या याद रखना है कि लाइट कॉम्बैट एयर जो व्हीकल है, एयरक्राफ्ट जो है तेजस है, ठीक है। लाइट कॉम्बैट एयर जो है वो तेजस है आपका, ये याद रखना है आपको, हाँ। ओके, दिस इज द पिक्चर जिसके बारे में हम बातें कर रहे थे कि ये जो है द प्राइड ऑफ असम, द वन हॉर्न राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, ठीक है। वन हॉर्न राइनो जो है स्मॉलर टाइप के भी होते हैं, ग्रेट हमारे इंडिया में जो पाया जाता है 2000 ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, ठीक है। तो इंडिया में जो है ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस पाए जाते हैं, वो आपको पोबितोरा में सबसे बहुत ज़्यादा डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा है पोबितोरा में, ठीक है। तो दिस इज द पिक्चर। और पोबितोरा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पोबितोरा जो है कहाँ है, मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में, ठीक है, मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में है। और ये ब्रह्मपुत्र अगर नदी है तो उसके सदर्न बैंक में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। गुवाहाटी के बहुत पास है पोबितोरा जो है, एंड ये जो है काफी बड़े एरियाज में फैला हुआ है। और लेकिन यहाँ पर पोबितोरा का ये बात है कि यहाँ पर जो आपका राइनोस का डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ क्या है कि ये जो सेंचुरी है ये राजा मायोंग रिजर्व फॉरेस्ट एंड पोबितोरा रिजर्व फॉरेस्ट के बीच में आता है। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है हाईएस्ट डेंसिटी है किसका, ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस का। पूरे मतलब पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट डेंसिटी है पोबितोरा में आपका ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस। इसीलिए इसको मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है, ठीक है। मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है, मिनी काजीरंगा जो है पोबितोरा को कहा जाता है। ओरांग भी है। ओरांग अगर आपको पूछे कौन से नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा कहा जाता है, तो ओरांग नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा कहा जाता है। पर अगर वहाँ पे पूछे कि किस कौन, बस नॉर्मली पूछ दे तो अगर ऑप्शन में ओरांग हो, ओरांग को टिक कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में पोबितोरा हो तो पोबितोरा को भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। बट दोनों ऑप्शन साथ में कभी नहीं देगा, इधर देयर विल बी ओरांग एज एन ऑप्शन और पोबितोरा एज एन ऑप्शन, दोनों साथ में कभी भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। ओरांग को भी हम मिनी काजीरंगा कहते हैं, बट पोबितोरा को भी हम मिनी काजीरंगा कहते हैं। बट हाईएस्ट डेंसिटी जो है वो पोबितोरा में है, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं वन हॉर्न राइनोस के बारे में। ये क्या है कि एक सिंगल ब्लैक हॉर्न है हमारे इंडिया में, मैंने आपको जैसे बताया हमारे इंडिया में आपको ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये क्या है, ये जो है लार्जेस्ट है। जितने भी दुनिया में ना बहुत टाइप के राइनोस पाए जाते हैं, ब्लैक राइनो, जावन राइनो, ठीक है, ऑफ ए स्मॉलर वन हॉर्न राइनो, डबल हॉर्न राइनोस, ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस। तो ये जो राइनोसोरस जो इंडिया में पाए जाते हैं ना, दीज आर दी ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस। ये सबसे बड़े हैं, ठीक है। जावा के भी जो आपके जावा
जावा में जो पाया जाता है जो राइनोसोरस, या फिर अफ्रीका में भी जो राइनोसोरस पाया जाता है ना, उन सबसे ये बड़ा है साइज में सबसे बड़े वन हॉर्न राइनोसोरस है ये, ठीक है। एंड ये क्या है, ये ज़्यादातर जो है ग्रासेस खाते, लीव्स खाते, ब्रांचेस, ट्री, फ्रूट्स, एक्वेटिक एनिमल्स, प्लांट्स जो है उनको खाते हैं। और ये क्या है, यहाँ पर बहुत सारे जो है आपको देखने को मिलेगा इन आसाम में पवित्रा वाइल्ड लाइफ रिजर्व, राजीव गांधी ओरांग, मैंने बताया आप लोगों को, ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क एंड काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ पर आपको बहुत सारे आपको जो आपके वन हॉर्न राइनोसोरस है वो आपको देखने को मिलेगा। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है IUCN में, इट इज वल्नरेबल। आपको ऑप्शन में देखिए कंफ्यूज कर सकता है कि IUCN स्टेटस क्या है, डेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस जो है अभी वो वल्नरेबल है। और साइटीज जो है, साइटीज में अपेंडिक्स 1 है, साइटीज में जो है अपेंडिक्स 1 है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में इसको रखा जाता है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग। IUCN का स्टेटस याद रखिएगा ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस का, इट इज योर वल्नरेबल, ठीक है, अभी वल्नरेबल में है। एंड ये पोजीशन जो है इसका मतलब हमने काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन किया है ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस का, तो इसीलिए जो है आप देखेंगे कि अभी जो है उनका पॉपुलेशन बहुत स्टेबल है, ठीक है। पहले बहुत डिक्लाइनिंग था बट अब जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, तो ये याद रखिएगा IUCN रेड लिस्ट में इट इज़ वल्नरेबल, बट साइटीज और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में रखा गया है, अपेंडिक्स 1 एंड शेड्यूल 1 में, ठीक है। Alright, with this we have come to end of today's daily news session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session. Till then, take care and thank you.